नाज़रीन, आप देखें लाइव भी डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं ज़ारा अंसारी बहुत सी खबरों, बहुत से तज्जियों और बहुत सी तहकीकात के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान का अमेरिका के साथ होता है, लेकिन हमारे पास इत्तलात मौजूद हैं कि पाकिस्तान में फौजी बगावत होने जा रही है। इत्तलात मौजूद हैं, क्या वाकई जनरल राहील शरीफ नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। इंतहाई अहम और दिलचस्प बात है आपके लिए भी यकीनन। इसके साथ साथ एमक्यूएम के पेचीदा मामला किस जगह जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि तालिबान से मुज़ाकरात का जो ऊंट है वो किसी करवट बैठेगा या नहीं। अपडेट्स साथ साथ सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले भी हमने देखा कि तालिबान की कमेटी को लेकर भी खबरें सामने आई, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स और SMS का इंतजार रहेगा। फेसबुक और ट्विटर पर भी अपनी फीडबैक्स हम तक पहुँचा सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब की जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि बात करें एमक्यूएम के पेचीदा मामलात की, उस पर भी बात करेंगे और कि वो किस तरफ जा रहे हैं। एमक्यूएम की आज साबिक़ कमेटी भी मिली है बरतानिया में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई फौजी बगावत होने जा रही है? वाशिंगटन में क्या हो रहा है? वहाँ से खबरें सामने आ रही हैं। देखिए जी, ये वो मैं तो नहीं जानता कि फौजी बगावत होने जा रही है और होनी भी नहीं चाहिए, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी दुनिया का शख्स इसको वेलकम करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस तरह की खबरें वाशिंगटन में गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो कल वाशिंगटन पोस्ट, जो कि एक इंतहाई मौकर अमरीकी, सबसे ज्यादा ज़ाहिर वाशिंगटन से एक ही अखबार निकलता है बड़ा, और वाशिंगटन पोस्ट। कल वाशिंगटन पोस्ट ने, उनके पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने कल वाशिंगटन पोस्ट में एक बात लिखी। उन्होंने स्टडी किया है 2013 तक, 1960 से लेकर 2013 तक दुनिया में जितनी बगावतें हुई हैं, मिलिट्री कूज हुए हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया है। और वो स्टडी करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं कि किसी मुल्क में बगावत क्यों होती है। मईशत ख़राब हो जाए, सियासतदान अहल हो जाए, बाहर की फोर्सेज इंटरवीन हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सारा कुछ कर के उन्होंने फिर एक मैपिंग की है, मैथमेटिकल साइंटिफिक मैपिंग करके उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में कल छाप दी है। और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि जिन मुल्कों में इस साल 2014 में फौजी बगावत होने का खतरा है सबसे ज्यादा, उसमें कुछ 40 मुल्क हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क है, वो बयान कर रहे हैं पाकिस्तान का। उनमें पाकिस्तान का भी नाम, वो पाकिस्तान का नाम है हाईएस्ट रिस्क में। अफगानिस्तान के रीजन में वो अलग रीजन है, ज़ाहिर है वो सिविल वॉर होती है, जो भी मामला होते हैं, फौज पता नहीं एक फौज है, कितनी फौजें हैं, अफगान आर्मी कहाँ जाती है आगे, तालिबान में से कितने उनमें से तालिबान को चले जाते हैं, क्या होता है अप्रैल के बाद हम कुछ नहीं जानते, अप्रैल से पहले क्या होता है हम कुछ नहीं जानते अफगानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें बहुत ऊपर रखा है उन्होंने। सब सहारन कंट्रीज का नाम है, लेकिन वहाँ होती रहती हैं बगावतें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी कू हुई है, पिछले साल ही बगावत हुई है मिस्र में, मुर्सी को उठा के उन्होंने हटाया ना जनरल सीसी ने, तो वो कह रहे हैं कि इस साल फिर दोबारा दूसरी बगावत होने जा रही है मिस्र में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिकन का एनालिसिस है वाशिंगटन पोस्ट में कि इस साल फिर दोबारा मिस्र में बगावत होने जा रही है फौजी। और पाकिस्तान के अंदर कोई बगावत की बात है वो उन्होंने की, और वही कहते हैं कि जी यहाँ की मईशत, यहाँ के मामला सारे जो उन्होंने अपने साइंटिफिक, मैं उस डिटेल में जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मैपिंग की, इकोनॉमी, ये वो सारा फैसले, बॉर्डर्स की सूरत वगैरह, और हमारा जो एनालिसिस है मैथमेटिकल एनालिसिस, एक तो ये हो गई। अच्छा, इसको मैंने ठीक है, एक रिसर्च है, एक एनालिसिस है, लेकिन उसके बाद उसके 24-48 घंटों के बाद एक और वाकया वहां पे हुआ है वाशिंगटन में, और वो ये हुआ है कि यूएस कमेटी, जो इंटेलिजेंस की कमेटी है यूएस की, अभी इंटेलिजेंस की कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनको इनपुट मिलता है सारी CIA और FBI और होमलैंड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सारी। तो उनकी जो कमेटी है, उन्होंने उनकी जो इंटेलिजेंस कमेटी है, उन्होंने वहां पे जाके यूएस सेनेट के सामने एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने पूरा बयान पेश किया और 2014 की उन्होंने पिक्चर पेश की और ये कहा कि अमेरिका को थ्रेट्स क्या हैं 2014 में, अमेरिका के सामने क्या बड़े चैलेंजेस हैं। ये पूरी एक डिस्कशन हुई है क्लोज, और उस डिस्कशन के अंदर उन्होंने ये कहा है, यूएस अमेरिकी सेनेटर्स ने अपनी सेनेट को बताया है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहती हैं, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान में फौजी बगावत का इम्कान मौजूद है, फौजी बगावत खत्म होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाशिंगटन पोस्ट वाली रिपोर्ट को भी छोड़ देंगे। अमेरिकन सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने अपने सेनेट के क्लोज डोर्स के अंदर ये बात की। सिर्फ इंतहाई अहम बात है, इसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। नहीं, ये अमेरिकन का एनालिसिस देखें, एक होती है रिपोर्ट आती है, जैसे मैंने कहा वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ा, अच्छा
अब मैं अपनी भी बताऊं, मेरी जब बात होती है वहां पे और भी लोगों की बात हो रही है, तो एक कोल्ड शोल्डर उन्होंने दिया हुआ है। जैसे स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, आपको याद है जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुआ था हमारे मोहतरम, हमारे सर के ताज सरताज अजीज, बिल्कुल उसका हमारे सर के ताज क्या हुआ वो भी, वो उसका वो ऐसे बेड़ा गर्क हुआ है वहां पे। वो उन्होंने ऐसी तस्वीर, आपने तस्वीर बॉडी लैंग्वेज देखी, सरताज अजीज अभी हंस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ क्यों हंस रहे हैं किसी को नहीं पता, वो कैरी को भी नहीं पता वो क्यों हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं ख्वाजा आसिफ। तो एक नॉन सीरियस डायलॉग में हुआ, उन्होंने सिर्फ इतनी एक पाकिस्तान को दे दिया कि आप बड़े आपके न्यूक्लियर बड़ा महफूज हाथों में, वो इस तरह की बातें निकालते थे ना, गुडी गुडी करना होता है। जब वो पाकिस्तान को डराना होता है, तालिबान इधर है, अलकायदा इधर है, वो पाकिस्तान डर गया, उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन अच्छे हैं आपके, अच्छा खुश हो गए, जमहूरियत अच्छी हो। ये फजूल बातें हैं सारी, ये जो बयान होते हैं ना इस तरह के। उसामा बिन लादेन, ये जो वाकया हुआ ना 2 मई का, 1 मई का हुआ एक्चुअली, मैं उसको यहाँ पे 2 मई कहते हैं ना, 2 मई असल में वहां 1 मई थी, अमेरिका में उसको 1 मई कहा जाता है। एबटाबाद के वाकये को 1 मई कहते हैं, वो हम लोग 2 मई कहते हैं, टाइम का डिफरेंस है। तो वो जो 2 मई 1 मई का वाकया है, उसके अंदर जो है वो, आप अजीब बात ये देखें कि उससे एक हफ्ता पहले टाइम मैगजीन, एक हफ्ता पहले का जो टाइम मैगजीन है, उसमें दुनिया की चंद अहम तरीन शख्सियात में और इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियात में जनरल पाशा का नाम है, DGISI का, और उसके एक हफ्ते के बाद रेड होगी। तो ये बयान छोड़ें। मेरे लिए जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि US सेनेटर्स की इंटेलिजेंस कमेटी कह रही है बात, फॉरेन रिलेशंस भी नहीं, इंटेलिजेंस कमेटी बात कह रही है, अपने सेनेटर्स को बयान कर रही है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी थ्रेट है उसके बाद क्लोज करके एक सवाल जवाब का सेशन हुआ है। उसकी भी कोई इतला है। अब मैं वो यहाँ इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो कहेंगे पैनिक फैल रहा है, सब कुछ फैल रहा है, लेकिन ये खबरें चूंकि अखबार में आने वाली हैं, ये आ गई हैं, खुदा जाने सुबह छपेगी, मेरे पास अभी है इतला। अमेरिकन सेनेटर्स ने अपनी कमेटी में पाकिस्तान की फौजी बगावत को डिस्कस किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी पॉलिसीज, माशी हालात वगैरह वगैरह जो भी पैरामीटर्स है, ये काम है जलीलाबाद जिलानी साहब का, जो कि वहाँ सफीर हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ साहब से, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। मियां नवाज शरीफ को क्या पता वहाँ कौन है। वाजिद शमसुल हसन साहब भी पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, पता नहीं किसके बैठे हैं। तो मियां साहब चूंकि बाहर उनका कोई है ही नहीं सिलसिला, जो इसाकडार साहब आते हैं वो बस इसाकडार भी हैं, और खुदा जाने सरताज अजीज भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं। तो एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। तो उस सूरत हाल में वहां पे वाशिंगटन में ये डिस्कस हुआ है, उनकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी ने ब्रीफ किया अपने हाउस को कि पाकिस्तान में फौजी बगावत होने जा रही है। लेकिन जब ऑपरेशन की बात हुई थी डॉक्टर साहब, तब तो मियां साहब ने आकर कहा था ये कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है, जब ऑपरेशन की बात हो रही थी तालिबान को लेकर। लेकिन इसको भी कोट किया गया है उस रिपोर्ट में, ये भी कहा गया कि पब्लिकली तो मियां साहब ने ये कहा है, लेकिन फिर खदशात वार्निंग भी दे दी गई रिपोर्ट में। देखिए, होता ये है ना कि ये हमेशा इस तरह होता है, एक पेज पे है, कौन एक पेज पे है, कौन कहाँ पे एक पेज पे है, ये तो सियासी बयान है ना। ये तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान और अमेरिका, वो पाकिस्तान और चीन वो अजल से अबद तक इत्तेहादी रहेंगे, वो जैसे निकाह पे नहीं होता हम साथ साथ रहेंगे अगले जन्म में, ये फजूल सी बातें बिल्कुल। एक पेज कौन सा खास पेज है। आप मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी कौन होता है मुझे बताएं, सबसे ज्यादा इतलात किसके पास होती है? DGISI के पास। मुशर्रफ साहब के वक्त में DGISI थे जनरल जियाउद्दीन भट्ट, मोस्ट इन्फॉर्म आदमी। उसको मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया कि ये DGISI, इसके पास सबके पास सारी खबर होगी। वो DGISI साहब को जब पहना रहे थे, तारे लगा रहे थे यहाँ पे उनके, तो बगावत हो गई। यानी DGISI को भी नहीं पता, DGISI को उसके करने से बंदूकें। यानी यहाँ क्या होता है सिस्टम, मोहतरमा लेकर आ गए जनरल कल्लू, और उनको कल्लू से पूछा उन्होंने बुला के, अपने शम्स कल्लू साहब से, हमीदुल साहब पूछा कि सब खैर है, उनका सब खैर है, बगावत हो गई, गवर्नमेंट टूट गई। ये इस तरह नहीं होता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसा हो। लेकिन जने शरीफ साहब भी कम आते हैं टीवी पे, वो अभी तक आए भी नहीं है शायद, उनकी तस्वीरें मैंने एक आध देखी हैं वो इधर उधर। बिल्कुल वो एक तो ISPR जनरल बाजवा साहब से मैं एक आध दिन मिलने वाला हूँ, ये पता नहीं जनरल बाजवा साहब भी हमारे ISPR के माशाल्लाह को अजीब हो गए, उनकी तस्वीर शायद अफरीदी के साथ आ जाती है, अगले दिन दौरा करते हुए थोड़ा ISPR को भी मेरे ख्याल से एक आध दिन में मिलकर उनको भी तरफ समझाएंगे कि जरा थोड़ा सा वो सही करें मामला। लेकिन ये है कि ISPR भी कुछ फॉरेन ऑफिस बनता जा रहा है, रवायती किस्म के बयान दे रहा है, जरा दम पकड़े और थोड़ा सा जरा चीजों को टेक करके। जैसे पिछले दिनों ये हुआ, उनको जाके मारकुट लगी ना, ये जो गुंडा नासिर थे, ये जो आप चेक पोस्ट पर लगे, ISPR बिल्कुल ISPR का कोई रोल नहीं था, ये उल्टी सीधी खबरें निकलना शुरू हो गई। उसके बाद जाके मीडिया ने जरा थोड़ा, मीडिया में तो बैठा है ना एक फितना, तो ये मार दिया वो मार दिया, बेगुनाह मर गए, फलां मर गए, फलां मर गए, कुछ नहीं हुआ था। वहां जाके क्रिमिनल्स को मारा था और बड़े अच्छे टारगेट अचीव किए थे। ये जो भी टारगेट ऑपरेशन हुआ था ये खजूरी चेक पोस्ट पे, तो ISPR थोड़ा सा दम पकड़े जरा, और ठीक है एक्सटेंशन वगैरह मिल जाएगी बाजवा साहब को, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन काम अपना ठीक करें मेरे ख्याल से।
डॉक्टर साहब, दूसरी डेवलपमेंट पर चलते हैं। तालिबान टॉक्स को लेकर, कमेटी को लेकर बात की है, कहाँ पर खड़ी है? मौलाना अब्दुल अजीज साहब के हवाले से ये बयान सामने आ रहे थे कि उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है ताउन के लिए मेजर आमिर साहब की जानिब से। उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेजर आमिर मीडिया पे नहीं आ रहे हैं, इज्तनाब कर रहे हैं, लेकिन आपकी उनसे इस हवाले से कोई बात हुई हो, आपको कुछ मालूम हो, इन दोनों का ताल्लुक के हवाले से भी जानना चाहूँगी। मेरी अभी बात हुई मेजर आमिर साहब से। अच्छा। मेजर आमिर साहब से मेरी अभी 15 मिनट पहले बात हुई। ये तालिबान कमेटी को, इस पूरी कमेटी में असल आदमी मेजर आमिर है, ये आप ज़हन में रखें। इसमें असल आदमी ना इरफान सिद्दीकी है ना रहीमुल्ला, इसमें असल आदमी मेजर आमिर है, ठीक है। जो अपने जो उनका हल्का अहबाब है, जो उनके राब्ते हैं, जो उन पर ट्रस्ट है लोगों को। रसूल शाह मोहम्मद साहब के बारे में कल मैंने बताया था कि वो ऐसे ही एक हैं। रहीमुल्ला यूसुफ बड़े क्रेडिकल आदमी है, सॉफ्ट आदमी है, वो ज़्यादा उलझते नहीं है इन मामला में, शरीफुल नफ्स आदमी है। मेजर आमिर साहब अच्छे ज़रा अग्रेसिव, पुराना ISI का बैकग्राउंड और अच्छे बड़े नफीस आदमी है। मिडनाइट जैकॉल में उनका नाम आता रहा बीबी की हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन उसके बाद उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए जरदारी साहब से। जैसे मैंने बताया था DGIB की, वो कहते हैं कि ऑफर हुई, और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो मिलते थे डॉक्टर कयूम सुमरो से, जरदारी साहब से उनकी जाती मीटिंग होती थी, ये मेरी अपनी नॉलेज में। मेजर आमिर साहब जो हैं वो असल रोल प्ले कर रहे हैं। दो शख्सियात अब्दुल अजीज नाम के जब नाम आए ना, तो आप भी और नाज़रीन से गुजारिश है कि जरा कंफ्यूज ना हो। एक है मौलाना अब्दुल अजीज। मौलाना अब्दुल अजीज साहब वो हैं जो लाल मस्जिद वाले हैं, ठीक है ना, जो अब्दुल रशीद साहब के भाई थे और भाई हैं, और अब्दुल रशीद साहब वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया था। और अब्दुल अजीज साहब जो हैं वो उसके बाद वो बुरका और सारा किस्सा हुआ, वो लाल मस्जिद के हवाले से। दूसरे हैं शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। वो हैं शाह अब्दुल अजीज जो समीउल हक साहब के बड़े करीबी साथी हैं, और 2002 में इलेक्शन लड़के कौमी असेंबली में पहुंचे थे। अच्छा। और जिनके और फिर उसके बाद 2008 में कत्ल हो गया था, यहाँ पे पोलिश इंजीनियर को मार दिया गया था, तो शाह अब्दुल अजीज साहब को अरेस्ट कर लिया था 2009 में ऑपरेशन के दौरान। बड़ी रखते हैं। हाँ, और उनका कर्क से ताल्लुक है, उनको सामने लाके बड़ी तस्दीक हुई थी और उनको बड़ा तमाशा हुआ, तो फिर रिलीज हो गए थे। शाह अब्दुल अजीज साहब बड़े गहरे आदमी, बहुत गहरे, और बड़े उनका बड़ा असर और रसूख है अलकायदा के सर्कल्स में भी, तालिबान के सर्कल्स में भी, अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ, और बड़े जो बड़े एक जबरदस्त आदमी है। अब मेजर आमिर साहब ने मुझे ये कहा, मेजर आमिर साहब का मैं कोट कर रहा हूं, मेजर आमिर साहब ने मुझे कहा कि शाह अब्दुल अजीज साहब ने, वो वाले शाह अब्दुल अजीज करक वाले और तालिबान वाले, नॉट लाल मस्जिद, शाह अब्दुल अजीज साहब ने फोन किया है मेजर आमिर को और कहा है कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मौलाना अब्दुल अजीज जो हैं, अब मौलाना अब्दुल अजीज साहब का क्या ताल्लुक है मेजर आमिर साहब बड़े क्लोज हैं। मैंने पहले भी आपसे कल भी ये अर्ज किया था कि इस कमेटी में ऐसे अरकान मौजूद हैं जो एक बड़ी कारोबारी शख्सियत के बड़े करीब। मेजर आमिर साहब बड़े करीबी दोस्त हैं मलिक रियाज साहब, जो हमारे मुल्क के एक जाना पहचाना नाम है, जिन हवालों से भी मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मलिक रियाज साहब एक साहब हैं। अब मलिक रियाज साहब के बड़ा क्लोज है मेजर आमिर। और लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ, तो लाल मस्जिद के वाकये के बाद मस्जिद के साथ जो हुआ वो सबने देखा। मौलाना अब्दुल अजीज और उम्मे हफ्जा और ये जो बच्चियां वगैरह थी सारी, इनको मलिक रियाज साहब ले गए। उसको मलिक रियाज साहब को असाइन किया आपकी स्टैब्लिशमेंट ने। मलिक रियाज साहब माशाल्लाह स्टैब्लिशमेंट के साथ, यानी साहब और भाई और सारा तो है ना मलिक रियाज साहब को पुराना सिलसिला। अभी करंट तो शरीफ साहब के साथ कोई बैगेज नहीं है, लेकिन पहले तो बड़ा बैगेज रहे, नहीं मालूम। तो अब मसला ये हुआ कि वो मलिक रियाज साहब ने इस तरह के काम भी करते हैं। मलिक रियाज साहब मसाजिद और ये और वो सारा, ये लाल मस्जिद भी बनाने में उनका रोल है, जो नई लाल मस्जिद दोबारा बनी है। तो ये उनकी फैमिलीज को वहां ले गए, यानी बैरियर टाउन का ये जो मलिक साहब का इलाका है, जो उनका ये वहां रहे मौलाना अब्दुल अजीज साहब, और वहां पे सारा। अब हुआ ये कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब यानी बड़े मशहूर, और बहुत सारी बच्चियां, एक और भी इस्लामाबाद में शख्सियत हैं ताजी खोकर, जो आजकल जेर हिरासत है, उन्होंने भी कुछ बच्चियां अपना मदरसा वगैरह बना के वहां पे रख लिया। एक दफा मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जी सुने? हाँ, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने ये काम किया रही। अब मेजर आमिर साहब जो है वो, अब खुदा जाने क्या मामला हुआ कि कल अचानक एक खबर निकल पड़ी और चलना शुरू हो गई कि मौलाना अब्दुल अजीज से राब्ता किया है मेजर आमिर ने, या पता नहीं मेजर आमिर ने मलिक रियाज से राब्ता किया है कि मौलाना अब्दुल अजीज से मेरी बात करी। ये छपकी टिकट चलना शुरू हो गए आज भी वाली खबर। अच्छा, उसके बाद वो मेजर आमिर को आके पब्लिकली कहना पड़ा कि मैंने कोई राब्ता नहीं किया, मौलाना
अच्छा, अब मुसीबत ये है कि वो कह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता मौलाना अब्दुल अजीज साहब का टिकट चल रहा है। अब मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो है बड़े प्यारे जबरदस्त आदमी है, इनके मैंने खाना खाया था जब ये लाल मस्जिद ऑपरेशन में, तो बताऊंगा बाद में, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान मैं अंदर था मस्जिद में, आपको शायद याद हो, मैंने ही सारा अंदर से एक बुरी याद है मेरी, बहुत बुरी यादें हैं उसकी। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब और मेजर आमिर साहब के दरमियान में कई मलिक रियाज हैं, तो मलिक रियाज साहब ने सारी सेटलमेंट करवाई थी। अब वो मौलाना अब्दुल अजीज आपने टीवी पे आके कहना शुरू कर दिया, और आगे जब मेजर आमिर को मजबूरन, हालांकि कल ये मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि कोई टीवी पे नहीं आएगा, मेजर आमिर साहब को टीवी पे आना पड़ा। तो इस कमेटी में वो कहते हैं ना, अच्छा आज मैं इंतजार करता रहा सारा दिन के इरफान सिद्दीकी साहब कब जलवा अफरोज होंगे, उन्होंने कहा था मैं रोज ब्रीफ किया करूंगा। अब अंदर इतनी खटपट पड़ी है कि वो मेजर आमिर, अच्छा सीरियसली काम मेजर आमिर कर रहे हैं सर, मैं आपको फ्रैंक जो मैं आज बता रहा हूँ ना, इसमें सीरियस काम सिर्फ मेजर आमिर कर रहे हैं, बाकियों को टीवी पे आने का शौक है, मेरी तरह टीवी पे आके बैठने का शौक है, ठीक है। इसमें जो सीरियस काम हो रहा है वो मेजर आमिर का हो रहा है, और दो लोगों से उनकी बात हुई जो बड़े संजीदा लोग हैं। एक हैं शाह अब्दुल अजीज, मौलाना अब्दुल अजीज साहब को साइड करके, मौलाना साहब का भी बड़ा हल्का है, क्योंकि जाहिर है लाल मस्जिद की बच्चियां और ये सारे वो, लेकिन शाह अब्दुल अजीज इंपॉर्टेंट है और फजलुर रहमान खलील इंपॉर्टेंट है, और मौलाना अब्दुल अजीज वही करेंगे जो मलिक रियाज कहेंगे उनको। ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब जितने, हाँ ये शाह अब्दुल अजीज साहब की तस्वीर आ रही है, ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है, ये टीवी पे जो आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये असल आदमी है, और ये वो असल आदमी है जिनके थ्रू राब्ता हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और ये इनको तालिबान के अंदर और अलकायदा के जो सेक्शंस हैं, जो भी मैटर करते हैं लोग सारे, इंतजार क्या हो रहा है इस वक्त इंतजार हो रहा है मुल्ला मोहम्मद उमर के खत कि मुल्ला मोहम्मद उमर, ये बातें चली ना, इमरान खान का नाम दे दिया, फलाने का दे दिया, ये सारे फजूल बातें। मैं आपको एक बात मैंने कल आपसे की थी ना कि लाल के हकीमुल्लाह महसूद पे ड्रोन से पहले मामला खराब हो गए थे। हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर ये जो हमला हुआ था, मिसाइल हमला, इससे पहले एक मुआहदा भी साइन हो गया था, मैं यहां तक बताऊं, एक मुआहदा तक साइन हो चुका था, ठीक है ना। तो ये और मौलाना फजलुर रहमान खलील जो कि सऊदी अरब में हैं, जिनके बारे में मैं कल बताया, ये दो लोग हैं, बस इन दो लोगों को नजर में रखें आप, और बाकी जो जितने ये नजर बट्टू बैठे हैं। डॉक्टर साहब इस पर मजीद बात करेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, ब्रेक का वक्त है ना, के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे और तालिबान टॉक्स को लेकर जो कमेटी की एमक्यूएम के हवाले से बात, जी एमक्यूएम के हवाले से भी बात करेंगे कि वो मामला किस हद तक पेचीदा है और वो क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामला क्या हैं और ये पेचीदा क्यों होते जा रहे हैं, अब इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, 7 रुकनी वक्त भी मिला डेप्टी बरतानवी हाई कमिश्नर से और यादाश्त भी जमा करवा दी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अगेंस्ट, लेकिन मुत्तहिदा के मामला क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं, पेचीदा क्यों होते जा रहे हैं? एहतजाज भी रोक दिया उनकी जानिब से, अल्ताफ हुसैन ने खिताब भी करना था, क्या सूरत हाल है? देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये कि इस बात में कोई शक नहीं कि एमक्यूएम मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उनके वोटर्स हैं, अल्ताफ हुसैन साहब एक मकबूल लीडर हैं, उनके चाहने वाले हैं, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है। एमक्यूएम के लिए लंदन में मसाइल बढ़ रहे हैं, ये बात एक अलग बात है, और ये कोई तज्जिया नहीं है, ये कोई मतलब ये इंफॉर्मेशन है जो आ रही है, सामने आ रही है। मसला सारा ये है कि कल मैंने बताया था शर्लॉक होम्स और जेम्स बॉन्ड का झगड़ा है। एक शर्लॉक होम्स है मेट पुलिस और जेम्स बॉन्ड है आपके MI6, ठीक है ना। अब MI6 में जेम्स बॉन्ड में आते हैं आपके बाहर की एम्बेसी। जेम्स बॉन्ड हांगकांग में फंस गया, वो कहाँ जाता है? अपनी एम्बेसी में घुसता है। MI6 एम्बेसीज होती है MI6 में, ठीक है ना, पुलिस नहीं बैठी होती। आप कभी बाहर जाए ना किसी एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी में, आपको पाकिस्तानी पुलिस नजर नहीं आएगी, आपको ISI IB के लोग अंडरकवर नजर आएंगे। तो जेम्स बॉन्ड बाहर फंसता है ना कहीं, तो अपनी एम्बेसी में जाता है। अच्छा, अब मसला ये है कि बाहर के हाई कमिश्नर जी वो बेचारे, वो उनका काम होता है एप्लीकेशन वो ले रहे हैं। असल मसला है लंदन का और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का। अच्छा, ये जो जितनी इंफॉर्मेशन हुई है, जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो BBC को दी गई है स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से, यानी पुलिस की तरफ से, और उनको दी है पाकिस्तान के सियासतदारों ने। मैं आपको मुस्तकिल कह रहा हूँ, कह रहे हैं ना सामने लाया जाए। ये प्रोग्राम मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैं कोई अर्जेंटाइन में बैठ के नहीं कर रहा, वो यहीं पर मौजूद हैं। मेरे एमक्यूएम के भाइयों को अच्छी तरह पता है, पता होना चाहिए, वो यहीं मौजूद हैं बंदे। वो कहते हैं ना, वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो इधर ही मौजूद हैं। खालिद शमीम भी इधर ही हैं,
वो कामरान भी इधर ही और काशिफ भी इधर ही हैं और काफी दिनों से हैं और रिकॉर्ड हो चुका है बयान, रिकॉर्डेड बयान आगे उनका हसास अदारे ले चुके हैं, हसास अदारों ने आगे दे भी दिया है बयान। और आप ये देखें, मेरी सिर्फ गुजारिश सुने, इफ्तिखार हुसैन साहब जो कि अल्ताफ हुसैन साहब के भतीजे कहा गया, अभी वसीम अख्तर साहब ने कहा कि उनके दूर के रिश्तेदार हैं जो भी हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, चले जो भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो मीटिंग्स में तो बैठते रहे ना साथ, एमक्यूएम की लंदन की मीटिंग्स में। इफ्तिखार हुसैन साहब को कहाँ से अरेस्ट हुआ किया गया था? बाबर गौरी साहब कहाँ से? वो कनाडा से आ रहे थे लंदन, पाकिस्तान से जाते हुए तो नहीं पकड़ा ना। इसका मतलब है कि ये सर्कल बहुत बड़ा हो चुका है कि बहुत, मेरी जो बात है उस पर एमक्यूएम के दोस्त नाराज ना हो, मैं उनसे जो बात, वो अक्सर में जर की मूवमेंट होती है ना कि पीछे प्रेशर आता है लंदन का, डिफेंड करो, वो सारे वो वासी जलील हो गए, वसीम अख्तर हो गए, हैदराबाद। अच्छा, लंदन वाली बात समझते हैं, क्राइसिस आता है ना, क्राइसिस, वो पैनिक हो जाते हैं, मीडिया ये है, मीडिया वो है, दुनिया पीछे लगी हुई है। वो वजह है कि बैठ के पुरसकून अंदाज में मसले को रिजॉल्व करते हैं ना, आप बैठते हैं जंगी हालात हैं, क्या आप किया जाए, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये मसला कैसे करें। एक होता है गुस्से में आ जाए, इसको गालियां उसको गालियां, लटरम पटरम और गंद होती है और गड़बड़ होती है बीच में। अब मसला ये है कि अब एमक्यूएम ने ठीक किया, इस वक्त एमक्यूएम ठीक कर रही है, पिछली दफा ठीक नहीं किया था, वो कराची का जलसा वलसा मार कुटाई वो गलत हुआ, अभी तो एमक्यूएम ठीक कर रही है। प्रॉब्लम ये कि इसमें से कैसे निकला जाए, इसमें से निकलने के लिए कानूनी माहिरीन हो। अगर बीबीसी ने गलत फिल्म चलाई है, मैं कब कह रहा हूँ बीबीसी ने सही चलाई है, बीबीसी को सरकारी फंडिंग होती है बाय द वे, अपना बरतानिया की, मतलब वो ऑटोनोमस, बिल्कुल ऑटोनोमस अदारा नहीं है वो, उसको वहां की ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को ब्रिटेन की फंडिंग होती है। मैं अगर एमक्यूएम में हूं और अल्ताफ भाई की जगह हूं तो मैं कम से कम, मेरा ख्याल है कोई 5 बिलियन पाउंड का हर्जाना कर दूं इस फिल्म के चलाने में। अगर ये फिल्म बीबीसी पे अच्छी तैसी कर दूं मैं, वहां तो आपको पता है वहां टीवी चैनल पे, पाकिस्तान के कोई टीवी चैनल को उल्टा चैनल ही चलाते हैं, इतना बड़ा लेटर आता है उनका, तो सू कर देते हैं लोग, वो तो इंतजार कर रहे होते हैं हमारे खिलाफ खबर दे, सू कर दें, तड़ा करके सू कर दें, तो बीबीसी को सू कर दें और हम सारे साथ है पूरी को। मतलब कोई गड़बड़ है, उस गड़बड़ को अब वो फरूक नसीम बेचारे को ऐसे आ गए, वो फरूक नसीम शरीफ आदमी, यहाँ से सेनेटर, उनको सेनेट बन गया, सेनेटर बनने की नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि गुडी वो बेचारे इधर गया उधर जा, उनको भी पता फंसे हुए मैं, उन्होंने बरतानवी लोग बीबीसी को भी जवाब दे रहे हैं, वो बेचारे। वो मामला ये है कि MI6 और उनका झगड़ा है और मामला बिगड़ रहे हैं, और मामला उस वक्त से, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये बंदे पकड़े कब गए, ये बंदे चौधरी निसार के वक्त नहीं पकड़े गए, ये बंदे रहमान मलिक साहब के वक्त पकड़े, जिनका ऐसे जप्पी मारते हैं ना अल्ताफ भाई, ऐसे करके जप्पी, जो उनसे मुलाकात करने लंदन जप्पी मारते हैं, ये उनके वक्त में पकड़े गए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि एक मामला ऐसा है जो जाती मामला था, जिसमें अल्ताफ भाई ने मदद दी, रहमान मलिक साहब यहाँ से पहुंचे, कानूनी मामला था, जाती कानूनी मामला था लंदन में, उसमें मदद दी, फारूक नाइक साहब को लेके पहुंच गए वो, और मलिक साहब के हाथ में चीज आ गई, मलिक साहब मास्टर है, मलिक साहब ने जब पहुंचे वो चीज वो एक और बन गई। इसके अलावा कारोबारी मामला भी हैं, इसके अलावा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत, इतना बड़ा जत्थे के जत्थे जमा है जो कि अजाब बना हुआ है। ये हमारे बहुत से एमक्यूएम के दोस्त नहीं बात पर कर पा रहे हैं, उनके भी जैसे ऐसे मोटे मोटे जत्थे बने हुए हैं, जैसे गत्थे होते हैं ना, जमीनें फलाना लटरम पटरम ये वो, पैसा वैसा। अब मसला ये कि आप जब असाइलम लेते हैं ना बाहर जाके, उस वक्त आपको जी आए आपको बुलाते हैं, बाहर के मुल्क, बाहर की एस्टेब्लिशमेंट, आइए तशरीफ लाइए, सबके वारी, ये पकड़ी पासपोर्ट पकड़ी, आपको नजर में रखते हैं, आपके वीक पॉइंट्स इकट्ठे करते रहते हैं, आप जो मर्जी करें जाके, गया जी वो आप कहते हैं कितना प्यारा मुल्क है यार, नोट जहां उनको वक्त आता है ना, वो एकदम से वो झाड़ते हैं नीचे, जब दराज खोलते हैं फाइल निकाल के ये रख लेते हैं, इसने ये किया था, इसने ये किया, ऐसे नहीं, आप कहते हैं ये क्या बात हो गई। तो वो सारा का सारे पलंदे उनके पास हैं, इसलिए आप इसको कानूनी तौर पे देखें, नंबर 1। नंबर 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो एमक्यूएम भी कह रही है बात कि आखिर इतने सालों से क्यों नहीं, अब क्यों हुआ, यही मेरा सवाल है कि ये एमक्यूएम को पता होना चाहिए, और उनको पता है कि इस वक्त क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ, इस वक्त क्यों प्रॉब्लम आ रही है लंदन में, पहले क्यों नहीं आई। और मैं फिर अपनी बात दोहराना, मैं बार बार कह चुका हूं, अल्ताफ भाई को चाहिए कि अपनी मौजूदगी में, ये मेरा मशवरा है, मैं बार बार, मैं समा पे भी कह चुका हूं, 6 महीने पहले भी कहा था, अब दोबारा कह रहा हूं कि वो किसी एक को अपनी प्रेजेंस में, अल्ताफ भाई की सेहत ठीक नहीं है जेन्युइनली, और एस्टेब्लिशमेंट्स में, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में इस बात पे कंसर्न है। अब जो मर्जी गाली दें, मुल्क, रियासतें एस्टेब्लिशमेंट्स की चला रही होती हैं, सारे मुल्क चला रही होती हैं, ठीक है ना, बरतानिया को भी उनकी कोई अपना गॉर्डन ब्राउन नहीं चला रहा, वो तो कह रहे हैं जान को खतरा है, वो तो कहेंगे पॉलिटिकल बयान, जान को तो मेरी भी, सबकी जान को खतरा है ना, मेरी भी जान को खतरा है, ये मुशर्रफ साहब नहीं कह, मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है, मुझे भी पड़ सकता है दौरा, भाई सबकी जान को खतरा है, मैं भी बैठे बैठे कुर्सी गिर जाए, मैं मर जाऊं, तो जान को सबके खतरा है।
मसला ये है कि वो चाहे, उनको ये चाहिए कि वो जो मैसेज उन तक पहुंच रहा है, ये बाद में वसूख से बताओ कि अल्ताफ भाई को एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि ऐसा करें। वो नहीं करते, वो सेकंड एपिसोड आ जाती है, उस नहीं करते, फिर थर्ड आ जाती है, वो मामला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इमरान फारूक के चक्कर में कोई गड़बड़ घोटाला था तो ये छापा पड़वा दिया उन्होंने, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग शुरू करवा दी कि बिल्कुल ही फंसा दें, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, इधर वो गुत्तियां बढ़ती चली जाएंगी। उसको वहां से पकड़ लिया, एयरपोर्ट पकड़ लिया, उसने करवा दिया, उसकी टेप आ गई, उसके नाम आ गए, ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, आने वाली दिनों में और बढ़ेंगी, ठीक है। इसलिए अल्ताफ, और बीच में मैं बताऊं, बीच में अब मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा, बीच में अल्ताफ भाई को अच्छा मैसेज भी भेजा गया, इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा मैसेज भी भेजा। अब आपको ये अच्छा मैसेज कैसे भेजा? बिल्कुल ऐसे भेजा कि एक सीट, अब मैं बहुत अजीब सी बात कहने लगा हूं, लेकिन एक सीट बाकायदा अल्ताफ भाई को मैसेज पहुंचाया गया कि ये सीट आप नहीं जीत रहे, लेकिन ये सीट भी आपको दी जा रही है। अच्छा। कौमी असेंबली की सीट अंदरूनी सिंध की बाई इलेक्शंस में दी गई, ठीक है। मैं नहीं चाहता एमक्यूएम मेरी तदीफ करे इस बात की, मगर इसको रखें, मेरे पास भी बातें, उनके पास भी बातें, इसको रखें। यहां तक बात गई, इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये कोई जो बात वो मैसेज दे रहे हैं उस बात में सॉफ्टनेस आ जाए। एक सीट भी अंदरूनी सिंध के इलेक्शंस में, वो इलेक्शंस फौज की निगरानी में हुए थे, यहां तक मैं कहता हूं, वो सीट बाई इलेक्शंस की एमक्यूएम ने ले ली और मैसेज दे दिया लंदन में कि ये सीट भी आपको दी है। उसके बावजूद लचक नहीं आ रही, वो लचक। अच्छा, अब अल्ताफ भाई को मेरा क्या मशवरा है, और भी बहुत सारे मामला होंगे, मैं बीच में, मुझे नहीं पता क्या मामला होंगे। मुझे इतना पता है एक दो जनरल पाशा जाके मिले थे अल्ताफ भाई के साथ, मुझे इतना पता है, मुझे और भी कुछ चीजें पता होंगी। अब मसला ये है कि वो जो मैसेज दिया जा रहा है ना, इस्टेब्लिशमेंट में हकीकतन इस बात का कंसर्न है कि खुदा ना खास्ता अल्ताफ भाई की तबीयत खराब हो गई, अल्ताफ भाई गुस्से में आ जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, अपने कारकुनों पे भी, अपनी राब्ता कमेटी में भी बहुत दफा प्यार भी बहुत करते हैं, वो तो गुस्से में भी आ जाते हैं, तकरीर करते हुए गुस्से में आ जाते हैं, उससे और गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो एक मैसेज जा रहा है आगे कि खुदा ना खास्ता, जैसे मैंने कहा था ना, बीबी की तो निकल के आ गई ना पटारे में से एक वसीयत, वो पता नहीं क्या थी, बहरहाल अब छोड़ दें, लंबी कहानी है, वो वसीयत निकल के आ गई, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और वो चल पड़ी। इस्टेब्लिशमेंट उसको ना करती, वो ऐसे चीटों मोड़ जाती। अल्ताफ भाई को कहा जा रहा है कि आप एक नंबर 2 अनाउंस कर दें, ये क्या, क्योंकि डर ये लग रहा है कि खुदा ना खास्ता अल्ताफ भाई की तबीयत खराब हो गई है, कोई बात ऐसी ज्यादा खराब हुई तबीयत, तो ऐसा ना हो कि अंदर स्प्लिंटर ग्रुप्स बन जाए, क्योंकि स्प्लिंटर ग्रुप्स बड़ी पार्टियों की तरह एमक्यूएम में भी मौजूद हैं और अजीबोगरीब, वो किसी को नहीं मानते, ये इसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता, और सेक्टेरियन तौर पे भी मसला है। ये जो पहले दोनों मसला हुआ था ना कराची में, झगड़ा हुआ था अंदर हमाद सदीकी साहब वाला, इसमें भी एक सेक्टेरियन एंगल था, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो सेक्टेरियन ग्रुप्स ना बन जाए। कराची में मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब, देखे ना, मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब एक कुवत पकड़ रहे हैं कराची के अंदर, कराची में और लोग मौजूद हैं इस वक्त जो कि मजहबी जमातें हैं। कराची में एक ऐसी जगह है जो कि तहरीक इंसाफ ने ले ली है, एक बैठे हुए एएनपी वाले जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको इशारा हो, उनको इशारा होगा 2 मिनट में शुरू हो जाएंगे एएनपी वाले भी, वो भी ऐसी गुडी गुडी सारा लिबरल मोहब्बत महाजिर पठानी ऐसे ही है सारी। आपको याद नहीं ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के वक्त क्या हुआ, सुबह उधर कट्टी बाड़ी की गोलियां, इधर 20 गिरे, उधर 50 गिरे, एक कराची में टर्मोइल आ जाएगा, और इस वक्त कोई टर्मोइल नहीं चाहता। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहती? क्योंकि एग्जिट कराची से हो रहा है, एग्जिट कराची पोर्ट कासिम से तो नहीं हो रहा ना, कोई आपके गवादर से तो नहीं हो रहा, वो सारे यहीं से निकलते हैं। हिसाब किताब कौन बनाता है? महाजिर। लेकिन ट्रक कौन चलाता है? पठान। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की भी जान निकलती है कि यार पठान महाजिर झगड़ा ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने दोनों को ठंडा किया हुआ है, वरना तो खून के प्यासे एक दूसरे के। असफंदियार वली साहब ट्रक तो वो पठान चलाएगा ना, वहां से कंटेनर चलेगा, और हिसाब किताब कौन बनेगा कराची में? एक सैकी होती है ना, वो एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले वो लोग, ये ऑफिशियल काम, ये सारा उतर रहे हैं नंबर, और ट्रक रात भर चला के वो चमन क्रॉस करेगा या कोई खबर। तो मसला ये है कि वो मैसेज जा रहा है, ठीक है, कि आप इसको इस तरह से कंटेन करें, और इसीलिए फारूक सत्तार साहब और गवर्नर साहब आ गए हुए, और इस मसले को इस्टेब्लिशमेंट पूरी इन्वॉल्व है। जहाँ पे गवर्नर से कोई ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट की बात आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ एक लंदन में अल्ताफ भाई को कह दिया जाता है ये तो फौज का आदमी है, वो पता चला गवर्नर साहब को ही फड़का देते हैं, हटा दो हटा दो हटा दो, और गवर्नर रिजाइन करके गायब हो गए बेचारे। कभी फारूक सत्तार पे टोपी आ जाए। ये कराची पाकिस्तान में जो एमके है ना बेचारा, बड़े अच्छे लोग, बहुत वासे जलील, हैदर अब्बास रिजवी, वसीम अख्तर, ये वो सारे गुड नाइस पीपल लोगों में रहते हैं ना, सारे लोग इनके बड़े अच्छे। मुसीबत ये कि लंदन को कैसे कन्विंस किया जाए, और लंदन में अल्ताफ भाई को कैसे, अल्ताफ भाई के आसपास जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, अनवर भाई हो गए, मुस्तफा भाई हो गए, बाकी लोग हो गए, अनीस भाई हो गए,
लेकिन मसला ये है कि वो वहां पर यहाँ का और वहां का जो गैप है ना, वो उसमें गड़बड़ हो जाती है कहीं। तो अब ये है कि वहां पर एक उन्होंने कहा अच्छा चलो यहाँ तो छोड़ो, अब लेकिन यहाँ कुछ कम हुआ, वहां उन्होंने कहा लंदन में कर दो। इस्टेब्लिशमेंट्स ने कहा पहले यहाँ मामला सेट हुआ, वो लंदन ऊपर नीचे, उन्होंने कहा लंदन में ही ले आओ, उस गैप को कम करने की अब कोशिश देखिए ना यहाँ कराची में पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, वरना पाकिस्तान में भी तो हो सकता था ना। पाकिस्तान में फड़काते थे 5-6 लीडर, पाकिस्तान में एमक्यूएम के अंदर बढ़ होते जेलों में, पाकिस्तान में तो मजे से घूम रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, हमारे साथ गपशप लगाते हैं। उन्होंने कहा लंदन में इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो रही है, तो लंदन को उन्होंने जरा थोड़ा सा टाइट की है, और मेरे ख्याल से ऐसी जगह लेकर आ गए कि जहां अच्छा 4 फिल्में, मैं इससे पहले कि आप वक्फा लें जो भी बात हो, वक्फे का वक्त हो रहा है, 4 कम से कम 3 से 4 फिल्में तैयार हो रही हैं इस वक्त। अच्छा, मुझे आज से 5 महीने पहले नजीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया था, तो मैंने कहा था बीबीसी की फिल्म तैयार हो रही है दूसरी, उस वक्त उन्होंने सबने तरदीद की। आज मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 फिल्में तैयार हो रही हैं, और अब अमेरिका के अखबारों में आने वाली है खबर, अच्छा। बरतानिया से निकल के अमेरिका में आने वाली है। मैं कोई डरा नहीं रहा, मैं वो बता रहा हूँ जो मेरी सोर्सेज हैं, ये खबरें और तैयार हो रही हैं, कहानी और आगे चलेगी। जो भी एमक्यूएम को मैसेज, एमक्यूएम को जो मैसेज, अच्छा एमक्यूएम इसलिए कह रही है ना, अल्ताफ, एमक्यूएम को भी कहा गया है कि ये कह दो कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन काबिल कबूल है। अब देखे ना क्या वजह है, इसका मतलब ये हुआ कि उनको ये कहा जा रहा है कि किसी को अनाउंस करो, वरना ये कोई नारा हुआ, ये जो -1 चल रही है बात, ये क्यों कह रहे हैं कि -1 कबूल नहीं है, इसका मतलब है वो खुद ही बता रहे हैं कि हमें -1 का मैसेज जा रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट जाने और अल्ताफ भाई जाने, ये मैसेज जा रहा है उन्हें कि आप किसी को अनाउंस करें, वही कह रहे हैं कि हमें -1 कबूल नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा -1, कोई कह रहा है ना, जो कह रहा है वो उनसे बात करें, उनको मनाए, अल्लाह खैर सल्ला। हमारा काम तो ये कि तजिया करें और कराची हमारा सुकून से रहे। बिल्कुल, और मामला क्यों पेचीदा हुए ये काफी हद तक हमने जाना। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद कि गवर्नर स्टेट बैंक मुस्ताफी क्यों हुए हैं, मुस्ताफी एमक्यूएम के हवाले से एक बात रहेगी, एमक्यूएम के हवाले से भी बात करेंगे, डॉक्टर साहब बताना चाह रहे हैं, और गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वजह क्या बनी उनके मुस्ताफी होने की। स्टेट नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे नई हुकूमती तकर्रियाँ तनाज़ात का जो रिवाज है वो कायम करती जा रही हैं, क्या वजूहत हैं। इससे पहले चेयरमैन नादरा का मामला हमारे सामने आया, चेयरमैन पैमरा, चेयरमैन पीसीबी और गवर्नर स्टेट बैंक के मुस्ताफी होने की भी बात सामने आई, क्या वजूहत है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर जाऊँ, ब्रेक से पहले आपने कहा कि एमक्यूएम से मुतालिक एक और बात आप बताएंगे। देखिए, एमक्यूएम ने अच्छा किया कि एक तो आज अपनी उन्होंने एहतजाज पोस्ट और कर ले गए वो, क्योंकि मैसेज गालिबन यही कराची को बंद नहीं होना चाहिए। मैसेज गालिबन उनको यही दिया जा रहा है कि कराची को बंद ना करें तो संडे को एहतजाज कर रहे हैं, वो आज करवाते हैं। और रात तक मैंने आपसे कल भी कहा था ना कि उनको काउंटर करने के लिए रिलीजियस फोर्सेज हैं कराची में। तो कल रात को मौलाना औरंगजेब साहब बैठे हुए थे, आपने देखा जमात अहले सुन्नत वल जमात का इज्तिमा चल रहा था, और वो बैठे रहे उस वक्त जब तक एमक्यूएम ने ये नहीं कहा कि हम आज पोस्टपोन करके इसको इतवार को लेके जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत क्रिएट नहीं करनी चाहिए। कराची में देखें, अगर खुदा ना खास्ता कराची में अगर खुरेजी हुई तो किसी के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसमें वो एमक्यूएम का होगा। एमक्यूएम पॉलिटिकल फिगर है। और एक बात एमक्यूएम की, एमक्यूएम से लाख आप एमक्यूएम का पूरे, एमक्यूएम जो अक्रॉस द बोर्ड रिलीजियस हार्मनी है ना, वो एमक्यूएम बड़ा अच्छा प्ले करती है। इतना अच्छा और कोई पार्टी प्ले नहीं कर सकती। एमक्यूएम उधर से ईद मिलादुन्नबी भी कर रही है, इज्तिमात भी कर रही है, मुहर्रम पे भी इनके लोग मौजूद हैं, देवबंदी भी मौजूद। मतलब एमक्यूएम का एक वो जो इस वक्त रोल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस चक्कर में आके कि खुदा ना खास्ता वो सेक्टेरियन बन जाए, एमक्यूएम ने कोशिश की है बीच में से, ये गलत प्ले कर रहे हैं एमक्यूएम। एमक्यूएम ने अपने सेक्टेरियन कलर देने की भी कोशिश की, जैसे मैंने बताया था पिछले दिनों एमक्यूएम ने सेक्टेरियन कलर देने की कोशिश की, फिर उससे निकले, उससे अच्छा वो निकले एहतराम थानवी साहब के साथ देवबंदी हैं, उनके साथ तस्वीर उतरवाई, बहुत अच्छा किया अल्ताफ भाई ने, सेक्टेरियन झगड़े में ना पड़े। और ये जो अच्छा किया कि इतवार को लेके इजाजत वगैरह करें, ब्रिटिश हाई कमीशन, ये वो सारा चलता रहता है। असल मामला कानूनी है। ये मुशर्रफ साहब का केस जैसे सियासी बना के उलझा दिया ना इन्होंने, अहमद रजा खजूरी साहब ने 73 का लटम पटम, ये पॉलिटिकल मामला, पॉलिटिकल इसको हैंडल करने, देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा। कोई नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता जो है वो कोई खुरेजी हो कराची में, कोई टेक ओवर कर ले एमक्यूएम को, कोई निकल के आ जाए, कोई हकीकी वगैरह। लेकिन जैसे जैसे इस मामला ये तूल पकड़ेगा, फिल्में और आएंगी बाहर की मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया को छोड़ देना, यहाँ तो केबल ही चल जाए बड़ी बात है, लेकिन मतलब बाहर फिल्में आएंगी और अमेरिका की मीडिया में आने वाली है। जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अमेरिकन मीडिया में आएगी बात खराब होगी, लेकिन अमेरिकन की मीडिया में आएगी क्योंकि वो ऐसे चलते हैं, पहले वो ब्रिटिश पिक करता है वहां से वो फिर बात खराब हो जाती है। तो उससे पहले और मैं डिप्टी हाई कमिश्नर भी नहीं है, अब डिप्टी हाई कमिश्नर से वो जो भी करें, असल मामला लंदन में सुलझा दें। जो मैसेज आपको एस्टेब्लिशमेंट दे रही है
वो मैंने भी दे दी आपको। ठीक है, वो सब आपको भी पता है, आप खुद भी कह रहे हैं ना कि नहीं अल्ताफ भाई के बगैर कबूल नहीं होगा, नहीं कबूल होगा, हम भी चाहते हैं नहीं कबूल होगा, उनको तय करें और क्या मामला है उनको वो जाने, आप जाने, कहानी बसी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हुकूमती तकर्रुरियां तनाज़ात का जो रिवाज है वो अभी भी है। गवर्नर स्टेट बैंक मुस्ताफ़ी हो गए, इसहाक डार साहब के साथ इख्तिलाफात, उनका मौक़िफ़ सामने आया था कि उन हुकूमती पॉलिसियां उनको तस्लीम नहीं थी। देखिए ये जो बात आपने शुरू में प्रोग्राम की थी ना कि वाशिंगटन में इस वक्त कंसर्न ये है, वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, बात वो कह रहे हैं इनसे चल नहीं रही, ठीक है ना। आपकी स्टैब्लिशमेंट और मियां साहब एक ही पेज पे हैं नहीं है, मैं छोड़ दें कौन सा पेज है कौन सी किताब है, ये ऐसे ही होता है सारा, ठीक है। मुल्क इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई शख्सियत कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुल्क पाकिस्तान की रियासत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कोई भी शख्स डिस्पेंसिबल, वो कहते हैं हम मेरे बगैर नहीं चलेगा, ऐसे जो लोग कहते हैं मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, उनकी कब्रें आज बनी हुई, कब्रिस्तान में जाएंगे लाइन से कब्रें नजर आएंगी। आप रियासत इंपॉर्टेंट, मुल्क इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी की मुल्क चलाना है आपने, मुल्क की माशी सूरत अभी आप सितंबर में उनसे भीख लेकर आएंगे, 6 अरब प्लस IMF पे लेकर आए आप, और उसके बाद दिसंबर में लिया और आपने जो वादे किए थे आपने बेड़ा गर्क रहे हो, ऐसे नीचे चलेगी। अभी यासीन अनवर साहब का है, इसहाक डार साहब को तो नहीं अच्छे लगते, वो खुदा जाने क्यों नहीं अच्छे लगते, मेरे बड़े अच्छे, बहुत अच्छे इसहाक डार, बड़े सॉफ्ट आदमी, अच्छे आदमी है, लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब जो वजीर बनते हैं तो वजीर हो जाते हैं हमेशा, हर वजीर होता है, वजीर नहीं होता तो कुछ और होता है, फिर वो अवाम में हो जाता है। इसहाक डार साहब का मसला यासीन अनवर साहब का खराब हुआ। इसहाक डार साहब ने कहा कि इस आदमी ने किया करप्शन, और यासीन अनवर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे ऊपर प्रेशर ये डाला जा रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था कि 100 अरब रुपया में छाप के ये जो फलाना बैंकों से, निजी बैंकों से उठाऊं और गवर्नमेंट की स्कीमों में लगा दूं, ये जो स्कीमें चल रही हैं सारी कर्जा वर्जा, ये वो यूथ लोन, ये लैपटॉप शैपटॉप, इसमें डाल दूं। मैंने इनकार कर दिया तो इस्तीफा हो गया। ये 4 आपके स्टेट बैंक के गवर्नर्स हैं, 4, ये चौथे गवर्नर हैं जो मुद्दत पूरी होने से पहले रिजाइन कर गए। वो हफीज कारदार चले गए, वो उससे पहले वो डॉक्टर शमशाद अख्तर चले गए, मतलब ये सारे जो हैं ये एक एक करके चलते चले जा रहे हैं। और इनके कोई बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, ये सिंगापुर चले गए थे, वहां से वापस आए, बता एक और डिप्टी गवर्नर लगा दिया, वही जैसे तारिक मलिक के साथ हुआ था, इन अ बैड टेस्ट। ये जो चीजें होती हैं ना, ये बाहर मॉनिटर होती है, लेकिन आप जो ये IMF आप भीख मांग रहे हैं ना जाके, यहाँ तो वैसे तुरम खान चल रहे हैं, चाय लाओ मेरे लिए, पानी लाओ मेरे लिए, गाड़ी खड़ी करो, वहां जाते ऐसे खड़े हो, ऐसे करके यूं खड़े हैं, जॉन कैरी ऐसे, जॉन कैरी। अभी IMF के वहां गए तो दुबई में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसे दे दो भाई मुज़ाकरात, अब आपके वो शुरू, यानी चक्कर शुरू हो गया ना सारा, उधर प्राइवेटाइजेशन, उधर फलाना, उधर इस पूरी चीज को मॉनिटर, ये कहती है, ये कहलाते पॉलिटिकल इकोनॉमी। मैंने एक दिन पूछा, मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता, ब्रीफिंग हो रही थी जनरल कैनी की, मैंने जनरल कैनी से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे ये बताइए, अगर आज आपका इंडिया से आप खुल जाए आपका ईस्टर्न बॉर्डर, खुदा ना खास्ता, वेस्टर्न बॉर्डर वैसे ही आपका हॉट है ना वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न को भी मैं हॉट ही समझता हूँ, वहां से छेड़खानी होती रहती है इंडियंस की तरफ से। मैंने एक सवाल हो जाए, क्या चीजें होती हैं आपकी क्या चीज इंपॉर्टेंट, असला तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, असला तो होता है, असला फौज तो इराक में भी थी, क्या इंपॉर्टेंट, मोरल इंपॉर्टेंट होता है, फौज क्या मोरल है, कौन क्या मोरल है, इकोनॉमी कैसी है, बिजली किस तरह चलेगी, ब्लैकआउट, मोरल। अब आपने सभी को ठुस कर दिया, एक निकम्मा आता है, उसके सुपर निकम्मा आके बैठ जाता है, सुपर निकम्मा जाता है, उसके टेट्रा निकम्मा बैठ जाता है आके, यानी चोरों का टोला बिठाया हुआ आपने सारा। ये किस तरह क्या होगा? जनरल कैनी साहब ने उसी तरह हाथ पे आता तो बाहर जाके सिगरेट विगरेट पी करने का डॉक, ये तरह बात तुमने मुझसे की, वो मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मसला ये सारा कि मुल्क ने भी तो चलना है ना। अब एक बच्चा क्यों उसको, यानी क्यों बच्चे पढ़े जब उनको पता है कि चोर के बच्चे ने आके पेपर लेके और यहाँ पे डॉक्टरेट की डिग्री ले लेनी, कल को जो देखे ना डिग्री के साथ डॉक्टरेट की डिग्री ऐसे लोग MPhil PhD के लिए जाने दे देते हैं बच्चे बेचारे, आपके मुल्क के, आपकी कौम के, और एक से एक चोर को आपकी डॉक्टरेट डिग्री मिल रही है, डॉक्टरेट की डिग्री, फलाने को डॉक्टरेट की डिग्री, फलाना डॉक्टरेट डिग्री। आपने देखा तमक किस तरह बिक रहे हैं, यानी जो फैज अहमद फैज को मिला है, या जो आपके हबीब जालिब को मिला है इस मुल्क में, या जो अशफाक अहमद को मिला है, ये जो बड़े बड़े अदीबों को मुल्क में मिला है, तमगा हुस्न कारकर्दगी और बड़े बड़े आपके सिविलियन एजाज, वो देखें आपके लोगों को मिले 5-6 साल में। आप देखें लिस्ट तो पढ़े, आप कहेंगे आपको नफरत होनी शुरू हो जाएगी कि यार है ये हो क्या रहा है। बिल्कुल। देखिए बात ये है सारी कि इस तरह एक लिमिट होती है, एक हद होती है, ये दुनिया भी देख रही है। अब छोड़ दें, अब क्या हुआ है, बगावत हुई ना, मुर्सी को फेंक दिया उठा के उन्होंने, मुर्सी इलेक्टेड आदमी था, मुर्सी को फेंका उठा के, $10 बिलियन दे दिए उनको अरब मुल्कों ने, मुर्सी को तो नहीं दिए, फौजी को के बाद दिए। इसलिए जो पॉलिटिक्स लिमिट होती है, ये सिंध में भी सूरत हाल है,
सिंध में भी यही, मैं आज आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लोगों का ख्याल है कि सारे कब्जे वब्जे, ये खेल वेल, सारा पैसा बाहर निकल गया, एक एक चीज अंडर वॉच, ऐसे बटन दबेगा और गड़बड़ जैसे आप कहते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। नहीं, एक एक चीज माइक्रोस्कोप के नीचे है। ये डिप्लोमेटिक बैग, आपके ख्याल से इनमें पैसा जाता है तो क्या मैं अब बात नहीं करना चाह रहा, ये डिप्लोमेटिक बैग में लोग पैसा बन के जाते हैं ना कि डिप्लोमेट चेक नहीं हो रहा, इसके तरीके हैं बड़े, ये भी बड़ा मॉनिटर होती है कि चीज कैश कहाँ गया, कौन किधर गया, क्या हुआ सारा। तो बात सारी ये है कि इसको हमने किस तरह से आगे चलाना है, मियां साहब ने किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज करनी है, किस तरह से, मतलब है कि इसको वो खुश नहीं है, वो से मुराद मेरी अमेरिका नहीं है, वो से मुराद मेरी ये है कि उनके पास पल्स जारी है कि पाकिस्तान के अंदर बेचैनी है, इनसे लोगों से काम नहीं हो रहा। मियां साहब के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मियां साहब ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा किया काम, और वही उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये मुज़ाकरात की कमेटी बना के कम से कम ये फौरी तौर पर ऑपरेशन, लेकिन उसके साथ ही मैसेज क्या जा रहा है वहां पे, वजीर उनके प्राइवेटली क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन होने जा रहा है, मारामारी, जिसके नतीजे में नॉन सीरियस नजर आ रही है। हर आदमी कह रहा है कि ये कमेटी, मैं भी ये कह रहा हूँ, मूवमेंट्स हो रही है ना, एक गुस्सा है कि यार क्या मतलब है, क्योंकि 6 महीने आपने ऐसे गुजार दिए, 6 महीने के बाद आपने एपीसी की पटारे में से क्या निकाला, ये इरफान सिद्दीकी है, ये मेजर आमिर हैं, ये मेजर आमिर ने कहा सलीम साफी से, सलीम साफी ने कहा मैं नहीं आऊंगा, उसने कहा तू आ जा, उसने कहा तू आ जा, अब फरमाइशी टिकट चल रहे हैं, कई टिकट फरमाए, टीवी चैनल से फोन कर करके फरमाइशी टिकट जो है वो, हाँ इमरान खान का भी आ रहा है, इमरान खान आना चाह रहे हैं, उनको भी शामिल करें, उनको शामिल कर दिया जाए। इमरान को पता नहीं, अब इमरान मैं तो समझने से काफिर हूँ, अब समी उलग चले गए तो इमरान खान आ जाए, इमरान खान को इसको हेड करेंगे इरफान सिद्दीकी साहब और नीचे बैठेंगे इमरान खान, इमरान, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इरफान साहब के कॉलम्स पढ़े, इरफान, मतलब ये अजीबोगरीब बात है। मैं इस, ये नहीं, नॉन सीरियसनेस है एक्चुअली, ये नॉन सीरियसनेस है, और ये नॉन सीरियसनेस इसी को देख के जो तालिबान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मामला सारा का सारा ऑपरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से भी अभी तक मजलिस शूरा की जानिब से उनकी कमेटी का ऐलान नहीं, उनके पहले नाम तो आ गए थे 3 परसों, जो मैंने कल के प्रोग्राम में बात की थी, मुल्ला फजलुल्लाह जो उनके हैं, उन्होंने फिर बात की दोबारा। लेकिन हुकूमत यहाँ जो कुछ नॉन सीरियसनेस हो रही है ना, देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि ये फजल खलील साहब पीछे हट जाएंगे, वो हट गए थे एक लेवल में पीछे, और शाह अब्दुल लतीफ पीछे हट जाएंगे, वो ये नॉन सीरियसनेस देखेंगे ना। आज ब्रीफिंग होनी थी, आज ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई? आज होनी थी ना, इरफान सिद्दीकी साहब को ब्रीफिंग दी नहीं, क्यों नहीं दी? क्या प्रकाश हो रही? वो उन्होंने कहा दिनों में हो जाएगा मामला तय, हफ्तों में, महीनों में नहीं, सालों में, दिनों में। रोज की ब्रीफिंग देना, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। आज तो तनाजात खड़े हो गए, अब्दुल अजीज साहब कह रहे हैं कुछ और, सलीम साफी साहब ने कॉलम लिख दिया, मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं आया, फलाना, जो एक अजीब प्रोसेस है। और पॉलिटिकल फिगर्स, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, अमेरिकन को और बाहरी बात भेज चुकी हैं, बार बार ये बात कह चुकी हैं कि जी हम करवाने को तैयार हैं। मैं आपको मिसाल, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का नाम ही नहीं था तालिबान की तरफ, उनका नाम डाला गया, नाराज ना हो जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा मेरा नाम भी डाल दें, तालिबान की तरफ से नाम आ गया, हालांकि नाम ही नहीं था। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे भी ये तालिबान की जानिब से जो कमेटी में नामों का मुतालबा किया गया, वो नाम सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब का नाम तालिबान की तरफ से डालने के लिए कहा जा रहा है, मौलाना समीउल हक साहब का नाम आ रहा है, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का नाम आ रहा है, प्रोफेसर इब्राहिम का नाम सामने आ रहा है तालिबान की जानिब से, और मौलाना अब्दुल अजीज साहब का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये क्या है तालिबान की जानिब से उनकी कमेटी? उनके तो दिल चाहेगा ना शाहिदुल्लाह शाहिद साहब नाम दे दें 15, देखें ना, मतलब है कि आपने कुछ चीज कर, मैं कह रहा हूँ नॉन सीरियसनेस है दोनों तरफ से, इस तरफ से चूंकि है तो उस तरफ से भी है। अब उधर तालिबान की तरफ से नाम आ जाए, उनकी तरफ से नाम आ जाए कि जी आप वीना मलिक का नाम डालें हमारी तरफ से, क्या होगी? देखिए नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, नॉन सीरियस एटीट्यूड हो रहा है ना। इनका नाम डाल दें, उनके वो कह रहे मैं नहीं आना चाह रहा, मेरा नाम इसका डालेंगे तो मेरा बैठेंगे। ओ भाई, उससे पूछा आपने इमरान खान का नाम डाल, इमरान खान से पूछा, इमरान खान ने, मैं कह रहा ना इधर से चूंकि नॉन सीरियसनेस शुरू हो गई है शुरू, बदकिस्मती के जो नहीं होनी चाहिए थी। ये कमेटी के नाम, जो कमेटी के नाम नॉन सीरियसनेस हुई। चौधरी सार पुल आउट किया उन्होंने, आप वो देखें, वो पिक्चर देखिए आपने, चौधरी सार को साइड पे बिठाया हुआ है, वहाँ आगे बैठे हुए इरफान साहब, जो हमेशा वजीर आज़म के साथ बैठे थे, वजीर दाखिला, वो पीछे उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी। चौधरी सार अभी तो बोले नहीं इसके ऊपर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो खामोश होकर गायब हो गया। आज इरफान साहब भी सामने नहीं है, मेजर आमिर से वो बेचारे मेजर आमिर लगे हुए अपनी जगह, वो कॉलें कर रहे हैं, वो फजल खलील साहब सऊदी अरब से आ जाएंगे, आते आते देर 5 तारीख को उन्होंने वापस आना है, वो आएंगे। शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा, मुझे मेजर आमिर ने कहा कि मैंने फोन किया, हमें उनसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी, वो कहते हैं मुझे मेरी पूरी ब्लेसिंग्स शाह अब्दुल अजीज साहब ने दी, लग रही दी हूँ, क्योंकि मेजर आमिर कलीदी किरदार है। मैंने कहा मेजर आमिर पे सारा घूम रहा है, ये नाम मेजर आमिर ने दिए, रहीमुल्लाह यूसुफ सही, ये वो सारे, सलीम साहब, मेजर आमिर कलीदी किरदार है, उनको कामयाब होना चाहिए। वो अगर, और एक उनकी
पर्सनैलिटी की खास चीज वो बड़ी जल्दी यानी छोड़ भी देती, वो देखेंगे नहीं कि नॉन सीरियसनेस हो रही है, वो कहेंगे खुदा हाफिज, अलग हो, वो अलग हो गए, बदकिस्मती। इस प्रोसेस को, पीस प्रोसेस को आगे जाना चाहिए, खास तौर पे उस वक्त तक जब तक बहुत ही चीजें क्लियर ना हो जाए, और खासतौर पे अफगान इलेक्शन। ठीक है, पीस प्रोसेस को आगे और फोर्सेस हैं बीच में बम फटेंगे, अल्लाह ना करे, बीच में धमाके होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि और फोर्सेस भी है ना बीच में। ये चर्च पर अटैक किसने किया था, ठीक है ना, और बहुत इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस भी है बीच में, उनसे बच के मुज़ाकरात को आगे ठीक है डॉक्टर साहब, हम भी दुआ गो हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि जो भी फैसला हो वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, आप अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।